हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए एक सुबह सुबह अच्छा सा मोटिवेशनल कोट्स मैं सुनाती हूँ और उससे आप लोग के अंदर थोड़ा जुनून आएगा और पढ़िएगा, ठीक। चट्टानों से टकराकर नदी रास्ता बनाता है, चट्टानों से टकराकर नदी रास्ता बनाता है। धूप में तपकर माटी सोना कहलाता है, धूप में तपकर माटी सोना कहलाता है। तुम्हारे सपनों का ताज भी चमकेगा, बस किताबों की महक को दिल से लगाना है। तो ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। और लूसेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हार्मोन्स के बारे में, जो बहुत सारे ग्लैंड स्रावित करती हैं। और इस माध्यम से पढ़ रहे हैं लूसेंट, ताकि याद हो पिक्टोरियल माध्यम से। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स है और इसमें जो भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे कि जितने भी अंग हैं वगैरह, तो ये सबको हम लोग को अगर इसमें नहीं समझ में आएगा लूसेंट में, तो इस मैप के माध्यम से ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। ये तो क्या होता है, तो यह ब्रिक के ऊपर किडनी जो हमारी होती है, जिसको किडनी बोलते हैं, वो उसके ऊपर स्थित होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। तो एड्रिनल ग्लैंड का क्या कार्य है कि जब तनाव हो जाएगा, मानसिक तनाव या किसी भी तरीका का तनाव होता है बॉडी में, तो यह एड्रिनल ग्लैंड अपनी हार्मोन को स्रावित करता है। अधेबरी ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। अक्सर देखते होंगे हम लोग, जब गुस्सा आता है या फिर जब लड़ाई का माहौल होता है, तो अपने आप अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन फील होती है। तो इसी हार्मोन की बदौलत होता है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन का ही देन होता है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके दो भाग होते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है बाहरी भाग जिसको कार्टेक्स कहा गया है, और दूसरा है अंदरूनी भाग जिसको मेडुला कहा जाता है। जिस प्रकार से जो हम लोग का दोनों लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड था, उसमें भी बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता था और फिर अंदरूनी भाग को मेडुला। तो बाहरी भाग कार्टेक्स हो गया और अंदरूनी भाग मेडुला हो गया, ठीक। कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं और उनके क्या कार्य होता है, तो जो बाहरी भाग कार्टेक्स है उससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से फर्स्ट है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, सेकेंड है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। चूंकि कॉर्टेक्स से निकल रहा है तो कार्टिकॉइड्स, ठीक, कॉर्टेक्स से निकल रहा है कार्टिकॉइड्स। और ये ग्लूको का मतलब क्या है, ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। मिनरलो मतलब मिनरल्स को, शरीर में जितने मिनरल्स हैं उसको कंट्रोल करेगा, ठीक। और फिर लिंग जो हार्मोन है वो तो लिंग को करेगा, ये तो पता है। तो जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, जो कार्टेक्स से निकलेगा, ये कार्बोहाइड्रेट, अर्थात ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, इन सबके उपापचय को नियंत्रित करता है। अर्थात इनके जो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत होते रहते हैं, अर्थात इनका जो पाचन होती है उसमें ये कंट्रोल करता है, सहायक होती है। मिनरलोकार्टिकॉइड्स क्या करता है कि इसका मुख्य कार्य होती है, जो ब्रिक नलिकाएं होती हैं, ठीक, जो किडनी में नलिकाएं होती हैं, उनको लवण के पुनः अवशोषण, क्योंकि इसी से तो छन करके ना ब्लड छनता है इसमें बहुत सारा। तो चूंकि ब्लड छन रहा है तो इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं ना, और उससे मूत्र बनता है फिर। तो जो इसके नलिकाएं होती है वो लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों मिनरल्स की मात्राओं का नियंत्रण करता है। मिनरलोकार्टिकॉइड्स कि जैसे कि एक बार छन गया, उसको दोबारा से ये चेक करता है नलिकाओं में कि क्या पता फिर से कुछ छोटा हुआ है, तो उसको पुनः ऑब्जर्व ये कर लेता है। और उसके बाद शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं उसको लगभग सभी ये कंट्रोल करते रहता है। जैसे डायरिया वगैरह होता है तो मिनरल्स की ही कमी हो जाती है, पानी वगैरह ग्लूकोन डी पीते हैं, तो मिनरलोकार्टिकॉइड्स ही उसको कंट्रोल करता है। थर्ड है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, जो कि कार्टेक्स से ही निकलता है। यह बाह्य लिंगों के बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। तो यह दोनों जेंडरों में, मेल एंड फीमेल दोनों में, जो बड़े ग्रोथ होने पर बालों के आने और यौन आचरण को नियंत्रित करता है, ठीक है। कार्टेक्स, जो कार्टेक्स है यह जीवन में नितांत आवश्यक है
ऑब्वियस है, शरीर का हर पार्ट्स आवश्यक है, कार्टेक्स भी आवश्यक है, क्योंकि यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। तो सिर्फ सोचिए कि जो जिस पार्ट से मनुष्य सिर्फ 2 सप्ताह जीवित रह सकता है उसके बिना, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें अगर कोई विकृति हो गई या फिर कोई क्षतिग्रस्त हो गया किसी प्रकार से, या फिर कुछ इसमें होगी गड़बड़ी, तो इस रोग को एडिशन रोग कहा जाता है। ठीक, विकृति हो जाने पे जो पापचय प्रक्रम में गड़बड़ी होती है, इस रोग को एडिशन रोग कहा जाता है। अर्थात कि जो कार्टेक्स बाहरी हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड का, तो उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, उसको एडिशन रोग कहा जाता है। अब है अंदरूनी अंग मेडुला। तो मेडुला पढ़ते हैं। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन जो होती है वो एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन दोनों अमीनो अम्ल है। कहने का अर्थ ये है कि जो मेडुला होती है ना, वो एपिनेफ्रिन को और किस नाम से बोला जाता है, तो एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन का और क्या नाम है, या फिर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, उस एपिनेफ्रिन में नॉर लगा दे, ठीक है, या फिर जब एड्रेनलिन था तो उसका भी नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। दोनों ये जो होती है ना, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों अमीनो अम्ल हैं जो कि होती हैं कहाँ, मेडुला के द्वारा स्रावित होती हैं। तो ये हार्मोन एक प्रकार का क्या है, यहाँ का जो हार्मोन है एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर कह सकते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन जो हैं अमीनो अम्ल के बने हुए हैं, लेकिन ये आज हार्मोन मेडुला से स्रावित होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलमिनस कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो कैटेकोलमिनस कहा जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है वो किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण से इसे आपातकालीन हार्मोन या फिर युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो वो जो था ना हम लोग का लड़ो उड़ो, मतलब जो एकदम एक्साइटेड होने पर या फिर एग्रेशन, गुस्सा हो, सच किसी भी कंडीशन में ये हार्मोन ही स्रावित होता है मेडुला, लेकिन मतलब कि उसके मेडुला वाला पार्ट से स्रावित होता है। ये जो हार्मोन है वो सक्रियता, आंखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटा खड़ा करना, पसीना आना आदि को बढ़ाता है। ये सारे कब होते हैं, जब गुस्सा से लाल होता है, आंख का पुतली से फैल जाता है, एकदम जैसे कि तो होता है ना, रोंगटा खड़ा हो जाता है, एकदम गुस्से से भड़भड़ा जाए रोआ, ठीक, पसीना आ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा वर्क कर लिए तो उसमें भी पसीना आ रहा है, उसमें भी आपको पूरा एनर्जेटिक होने का, एक्साइटेड होने का ज़रूरत है, उस समय भी ये हार्मोन स्रावित होगा। या फिर वही है, दोनों हार्मोन जो होती हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाता है। इसके कारण रक्त में जो क्या होती है, ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रक्त जो है ब्लड में ग्लूकोज का स्तर में वृद्धि हो जाती है। ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अब है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो हृदय स्पंदन जब एकाएक रुक जाता है, ठीक, मतलब हृदय ऐसे धड़क रहा अचानक से रुक गया, तो उसको पुनः चालू करने के लिए सहायक होती है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हृदय धड़कन रुक जा रही है तो उसको पुनः पंप करने के लिए हृदय को एपिनेफ्रिन की आवश्यकता होती है। उत्तेजना के समय जो होती है वो एड्रेनलिन हार्मोन होती है, उत्तेजित होती है, जैसे कि क्रोध, भय, खतरा कुछ भी होता है ना, जैसे कि एक्साइटेड होना हो जब भी मनुष्य को, तो उस समय ना क्रोध, भय, खतरा जो भी उत्तेजना का होता है उस समय एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होती है। और यह जो हार्मोन होती है स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि भी करती है, क्योंकि उत्तेजित जब मनुष्य होता है, चाहे गुस्सा हो, खतरा हो, भय हो, कुछ भी, तो उसका हृदय भी जोर जोर से तेजी से धड़कता है या फिर मतलब ठंडा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हृदय को भी इसमें रोल होती है। इसीलिए एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हृदय स्पंदन की वृद्धि में भी सहायक होता है, क्योंकि हृदय हार्ट बीट जो होती है हमारी ऐसे स्थिति में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि गोनैड्स।
तो जनन ग्रंथि गोनाड्स देखने से पहले हम लोग एड्रेनलिन ग्लैंड शरीर में स्थित कहाँ होता है वो नहीं देखें, उसको देख। तो ये मैप है, इसमें मैप में देखिए ये इस तरफ है राइट एड्रेनलिन ग्लैंड और ये है लेफ्ट एड्रेनलिन ग्लैंड। तो ये लगभग हम लोग का कहाँ पे मतलब जो चेस्ट होती है ना, तो उसके थोड़ा सा नीचे, जस्ट नीचे ही, मतलब कह सकते हैं कमर से थोड़ा सा ऊपर और चेस्ट के जस्ट नीचे ही ये स्थित होती है, ठीक। और बीचों बीच में है, यहाँ पे देख लिए मैप से समझकर ये कहाँ पे स्थित होती है। और फिगर देखेंगे एक दो तो और समझ आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे बच्चा है और बच्चे का भी दिखाया गया है, यहाँ पे किडनी वगैरह और वही सेम चीजें हैं। चलिए इसको अब ज्यादा नहीं देखते हैं, बस इतना देख लेना था कि कहाँ पे बॉडी में होती है, ठीक। अब हम लोग का स्टार्ट होता है गोनेट्स या फिर जनन ग्रंथि। तो गोनेट्स जनन ग्रंथि, इसमें होती है अंडाशय ओवरी। इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है। जो अंडाशय होती है जो कि मादा में होती है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनका यहाँ पे दिया हुआ है नाम। जनन ग्रंथि गोनेट्स के हार्मोन है अंडाशय ओवरी। इससे जो होती है निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से पहला है एस्ट्रोजन, ठीक। तो एस्ट्रोजन है, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और थर्ड है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं जनन ग्रंथियों से। एस्ट्रोजन जो है यह अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है वो महिला का जो ओविडक्ट होता है, अंडाणु जो होती है, अंडवाहिनी जो होती है, उसके मतलब विकास को ये पूर्ण करता है और यह यौन अभिलक्षणों के विकास में भी सहायता होता है। वहीं जो प्रोजेस्टेरॉन है, यह जो हार्मोन होती है, इसके सहयोग से स्तन वृद्धि होता है। प्रोजेस्टेरॉन से महिला में स्तन वृद्धि होती है। वहीं एस्ट्रोजन से जो होती है अंडवाहिनी से समझ रहे हैं, जो जैसे कि गर्भाशय होती है ना, ऐसे करके कैसे बनाओ ऐसे, तो यहाँ पे जो होता है ना बहुत सारे ऐसे अंडे होते हैं, तो यहाँ से एक फैलोपियन ट्यूब होती है, अर्थात कि अंडवाहिनी होती है, इससे यहाँ गर्भाशय में अंडा जाता है। तो ये जो अंडवाहिनी है ना, तो उसका मतलब विकास करने में एस्ट्रोजन सहायक होता है, ठीक। और फिर जो प्रोजेस्टेरॉन होती है वो स्तन वृद्धि करने में सहायक होती है। रिलैक्सिन क्या होता है? रिलैक्सिन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह रिलैक्स करती है। तो जब गर्भावस्था होती है उस दौरान यह अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित होती है। और रिलैक्सिन जनरली जैसे बच्चा जब होता है तो उस टाइम ये स्रावित होती है, ताकि महिला को रिलैक्स फील हो सके। तो यह क्या होता है कि यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, ठीक। अब इसको मैप से देखेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और जिसका क्या कार्य होता है कि गर्भाशय को चौड़ा कर देता है, ताकि जो बच्चे पैदा ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा गर्भाशय, तो आसानी से पैदा हो सकेंगे। अर्थात कि रिलैक्सिन का कार्य है कि वो महिला को रिलैक्स करने के लिए, अर्थात चौड़ा करने के लिए, बच्चा पैदा होने में आसानी हो, इसलिए वो स्रावित होती है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्तन वृद्धि करने के लिए, और एस्ट्रोजन जो है वो अंडाणु अंडाशय के लिए स्रावित होती है महिला में। 3 हार्मोन हैं। अब है ब्रेसर या टेस्टस। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो कि पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में ये टेस्टोस्टेरॉन नहीं पाई जाती है। और यह जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ना, यह क्या करता है कि पुरुष सूचित लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसकी विकास करने में और यौन आचरण को प्रेरित करने में ये सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में यही एक हार्मोन ही पाया जाता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो एक बार इसका संरचना हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ अंडाशय है, कहाँ गर्भाशय है, ताकि इसको याद हो सके। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये फोटो बनाया हुआ है। ये है महिला का गर्भाशय, यहाँ पे महिला का ये शरीर है और इस शरीर में ये गर्भाशय बना हुआ है, ठीक। और ये गर्भाशय में देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये वाला, यही है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसी को रिलैक्सिन क्या करती है, मुलायम करती है, क्योंकि ये अगर मुलायम होगा तो यहीं से बच्चा पास होगा ना। तो ये जब तक मुलायम नहीं होगा गर्भाशय, ये जो है, ये बच्चा जो है, ये अंदर इधर कैसे पास होगा। तो इसको मुलायम कर देगा और थोड़ा सा फैलेगा, चौड़ा होगा, और बच्चा आसानी से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब पास होने में उसकी हेल्प करता है। तो ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये दोनों साइड वाला है, इसको प्यूबिक कहा जाता है, दोनों जुड़ा हुआ जहाँ पे है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गर्भाशय का, यहाँ ऊपरी कोना में जो होती है, यहाँ पे अंडाणु होते हैं, अंडाशय होते हैं, और बीच में जो जगह है यहाँ पे बच्चा पलता है, ठीक।
आई होप कि महिला का गर्भाशय कहाँ कौन सा हार्मोन स्रावित होता है पता चल गया। तीन ही तो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फिर रिलैक्सिन। पुरुष में हो गया जो टेस्टोस्टेरोन, ठीक। अब ये हो गया समाप्त। अब ये स्टार्ट है हम लोग का 8 नंबर पॉइंट, जो कि है प्रजनन तंत्र। और साथ लग रहा है कुछ छोटा है क्या? नेक्स्ट पेज में चले गए थे, ठीक है, आगे से जगह फिर। अभी देखिए तो हो गया, ये ब्रीस्टर हो गया। अब इसको डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो सर्टोली कोशिका होती है वो शशक, मेढक जो होते हैं, स्तनधारी एवं कॉकरोच, इन सबके वृषण जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनके वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। और ये सर्टोली कोशिकाएं इन सभी जंतुओं में पाई जाती है। जितने भी स्तनधारी हैं, मेढक हैं, कॉकरोच हैं या फिर शशक हैं, इन सभी में सर्टोली कोशिका देखने को मिलती है। और सर्टोली कोशिका कहाँ मिलती है? तो मादा जो है, मादा नहीं, जो मेल है उसकी वृषण में, नर के। शुक्राणु जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्राणु जो है उत्पादन के लिए आवश्यक जो ताप होती है वो शरीर के ताप से कम होता है। इसलिए जो क्योंकि शरीर के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आज कंपेयर टू ब्रिसर ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिसर को क्या होती है कि थोड़ा कम ताप चाहिए। इसलिए जो ब्रिसर होती है वो उदर गुहा के बाहर ब्रिसर कोष में होती है, वो शरीर के अंदर नहीं होती है मादा की तरह, वो बाहर होती है, क्योंकि उसको कम ताप चाहिए होता है ताकि उसका जो शुक्राणु है वो बाहर निकल सके। शुक्राणु की जो लंबाई है वो 5 माइक्रोन की होती है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो 5 माइक्रोन की लंबाई होती है। यह जो शुक्राणु है वो 3 भागों में विभाजित रहता है। और ये 3 विभाग जो है वो है जो 3 भाग जो है वो सिर, ग्रीवा और पूछ। सिर, ग्रीवा और पूछ, ये शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु से मतलब पतला सा है और उसके 3 भाग हैं। तो इसके अंदर जाने का उतना वो नहीं है, बस याद कर लेना है कि 3 भाग है शुक्राणु के। और इसकी लंबाई तो बहुत छोटी है, 5 माइक्रोन। ऐसे तो हम लोग को दिखेगा भी नहीं नग्न आंखों से, तो देखना पड़ेगा टेलीस्कोप से। तो उसमें सिर, ग्रीवा और पूछ दिखाई देता है, ठीक। एक सिर हो जाएगा, पूछ होगा और बीच वाले भाग को ग्रीवा। शुक्र जनन जो नलिका होती है, अर्थात जिस नलिका से शुक्राणु बाहर निकलता है, कोई तो नलिका होगी जिससे शुक्राणु बाहर आएगा, तो वो जो शुक्र जनन नलिका होती है ना, उसके बीच में अंतराली कोशिकाओं की समूह पाया जाता है। उस नलिका के जो बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जो क्या करती है कि जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसका स्राव करती है, अर्थात जो ये नली है, ठीक। और इस नली में से शुक्राणु जो है वो मतलब कि वो उत्पन्न हो करके वृषण कोश से आ रही है निकल के बाहर निकलने के लिए। तो इसके अंदर ही बहुत सारे कोशिकाओं का जाल मिलेगा, जो कि क्या करेगी, हार्मोन कर देगी स्राव, टेस्टोस्टेरोन। और यही हार्मोन जो होती है वो गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होती है। तो यही जो टेस्टोस्टेरोन है यौन आचरणों को बढ़ावा देती है। अब शुक्र जनन का जो अधिवृषण है उसको पढ़ते हैं कि क्या, पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं, उसके बाद इसका पढ़ेंगे ना थ्योरी, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा हम लोग का इमेज वृषण का, ठीक। तो इसमें इमेज में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिका। रक्त वाहिकाएं दी हुई है और तंत्रिका दिया हुआ है। ये वाला सेक्शन यहाँ पे देखिए, ये लिखा है रक्त वाहिका और तंत्रिका, ठीक। और ये जो बाहर वाली जो नली है ये वाली, ये है शुक्र वाहिका, अर्थात कि ये जो शुक्राणु है उसको ले जाती है, ये शुक्र वाहिका हुई। ये बाहर वाली ये नलिका पूरी है, पूरी की पूरी ये है शुक्र वाहिका, ठीक। अब है ये अंदर वाले भाग, यहाँ वाले भाग, तो ये है अपवाही कोशिकाएं। फिर ये जो छोटा छोटा ऐसे रेड वाले है ये है और टेस्टिस और एपिडेमिस की बॉडी। ये पूरा जो है इतना सारा चौड़ा लंबा ये सब है एपिडेमिस की बॉडी है, ठीक। आप देखिए इसको इधर से देखते हैं कि इधर से कौन सा सेल का क्या नाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्मेटिक फोर्ड, ये वाला इसका नाम है स्पर्मेटिक फोर्ड। फिर ये है एपिडेमिस का सिर और ब्रिसर मेन जो है ये वाली सेक्शन, ये पीला वाला है, ये अंदर वाला भाग, ये मुख्यतः ब्रिसर है। फिर है ट्यूनिका वेसिन्स और ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक। ये सब है, फोटो देख लिए, बस इतना ओवरव्यू मिल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी इसका, क्योंकि मेन तो थ्योरी ही है ना, उसी को तो याद करने हैं। तो इसको हटाते हैं और हम लोग शुक्र वाहिका पढ़े थे ना,
तो चूंकि शुक्रवाहिका क्या होती है, तो शुक्रवाहिका यह अधिवृषण को जो है वो शुक्राशय से जोड़ती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का यह कार्य करती है। शुक्राशय क्या करती है? अच्छा, ये वाला छूट गया था। अधिवृषण क्या होता है? तो अधिवृषण वो कोष होता है, वह जगह होती है जहाँ पे शुक्राणुओं का संग्रह होता है। तो शुक्राणु बन करके जहाँ पे स्टोर होंगे उसको बोला जाता है अधिवृषण। अर्थात कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। शुक्राणु बनते हैं, फिर जाते हैं अधिवृषण में, यहाँ पे स्टोर होता है और धीरे धीरे वो एकदम मेच्योर होता है, पकता है, वो उसका परिपक्वन होती है। और शुक्राणु फिर फाइनली यहाँ से परिपक्व होकर अधिवृषण से वो अब सक्रिय हो जाते हैं, वो अब रेडी हो जाते हैं। शुक्रवाहिका क्या करेगी? तो जब यहाँ से जो शुक्राणु है वो बन करके रेडी हो गए तो उसको अधिवृषण को शुक्राणु से जोड़ती है। अधिवृषण जो होती है जहाँ से शुक्राणु बनता है, मतलब कि परिपक्व होता है, बनता तो खैर यहाँ से नहीं है, उसको जोड़ती है शुक्राशय से। कौन? तो शुक्रवाहिका। और शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु होते हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक, तो अब वहां से क्या करेगी? जो शुक्रवाहिका है लेकर के शुक्राणु को चल जाएगी, आगे बढ़ा देगी। अब शुक्राशय में पहुंच गया शुक्राणु, तो शुक्राशय में क्या कार्य होगा कि यह जो है प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होता है। शुक्राशय जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होगा और यहाँ पे दोनों ओर के शुक्राशय मिल करके स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। अर्थात कि जब शुक्राशय में शुक्राणु पहुंचता है तो वहां पे ये स्खलनीय वाहिनी, अर्थात कि मतलब वो स्खलित होकर आगे बढ़ सके, मतलब उसमें कुछ और भी चीजें जो भी लिक्विड टाइप के हैं वो सारी चीजें इसमें मिला दिए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ये रहते हैं और दोनों वर्ग, क्योंकि दो होते हैं ना शुक्राशय, तो दोनों शुक्राशय में से वो स्खलनीय होकर बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है वहां से। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पे है प्रोस्टेट। ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट, जिसके ऊपर की ये शुक्राशय स्थित है। अब ये क्या करता है? इसके नीचे मतलब कि है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। यह क्या करेगा कि जो मूत्र मार्ग होता है, क्योंकि जो शुक्राणु है मूत्र मार्ग से ही बाहर निकलता है, तो मूत्र मार्ग से लेके मूत्राशय तक संबंध रहता है। तो मूत्र मार्ग से लेके मूत्राशय तक प्रोस्टेट जो है वो एक दूसरे को मतलब संबंधित रखता है, उसको बांध के रखता है। और इसका आकार जो होती है प्रोस्टेट को, वो सुपारी के जैसा होती है। प्रोस्टेट के आकार जो होते हैं शुक्राणु की तरह होते हैं और यह बांध के रखता है मूत्राशय से लेकर के मूत्र मार्ग तक। ठीक, और इसके ऊपर ही शुक्राशय होती है। सीसन क्या होता है? 6 नंबर। तब क्योंकि यहाँ पे शुक्राशय में वो स्खलित हो चुका था, यहाँ पे स्खलित हो चुका था, तब क्या कहा करेगा कि पुरुषों के संभोग करने वाला जो अंग होता है सीसन होता है, और इसी के माध्यम से यहाँ से स्खलन के बाद ये सीसन के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंच जाता है। अब है मादा लैंगिक अंग। तो मादा लैंगिक अंग जो है वो 4 हैं। उनमें से मुख्यतः का 4 ही हैं, जिनमें अंडाशय है जिससे अंडाणु निकलता है, अंडवाहिनियां हैं जो अंडाणु से अंडाशय को ले जाती है, और ये फिर गर्भाशय होती है जहाँ पे बच्चा का परवरिश, मतलब जहाँ पे बच्चा पलता है, जहाँ पे बच्चे के निर्माण होती है, वो है गर्भाशय। और उसके बाद 4 नंबर पे है योनि। ठीक, तो इसको यहाँ पे अंडाशय को डिटेल में लिखा हुआ है। तो अंडाशय या फिर ओवरीज क्या होती है? तो इसमें प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। जैसे कि अधिवृषण जो था ना, अधिवृषण शुक्राशय जो था वो 2 था ना, शुक्राशय 2 था। तो शुक्राशय जैसे 2 था उसी तरह से अंडाशय, शुक्राशय के नाम पे ही अंडाशय, तो शुक्राशय 2 था तो अंडाशय भी 2 होगा। ठीक, तो अंडाशय भी 2 है। और यह जो है अंडाशय वो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा संबंधित रहता है। यह जो अंडाशय है वो पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है और उदर से सटा रहता है। उदर कहने का इसका अर्थ है वही है जिसे हम लोग फोटो देखे थे शुरू में ही, कि थोड़ा सा मतलब नीचे के भाग में रहता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे फीमेल का स्ट्रक्चर है, एक फोटो में रुक जाए देख ही लेते हैं इसको। तो ये रहा गर्भाशय का फोटो, जिसमें से ये देखिए यहाँ पे है ये वाला सेक्शन, ये अंडाशय है और ये अंडाशय से निकल करके ये दोनों ट्यूब की तरह इसमें कनेक्टेड है गर्भाशय में। तो इसी को जो पतला पाइपलाइन जैसा है ये होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये है फैलोपियन ट्यूब। और ये जो बड़ा वाला भाग है ये अंदर जहाँ है यहाँ पे बच्चा पलता है, इसलिए यह है गर्भाशय।
और इसका देखिए ऊपर से ये क्या है, ग्रीवा है, जिसको सर्विक्स कहा गया है यहाँ पे, ग्रीवा ये वाला सेक्शन होती है, अर्थात ये जो गर्भाशय के नीचे वाला जो अंश होता है ना, इसको बोला जाता है सर्विक्स या फिर ग्रीवा, और उसके नीचे स्टार्ट होती है योनि। ठीक, तो योनि से जस्ट ऊपर और गर्भाशय जो है उसके जस्ट नीचे, दोनों के बीच में जो होती है वो ग्रीवा या फिर सर्विक्स होती है। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसमें साथ समझ आए। तो ये जो है गर्भाशय यहाँ पे देखिए ऊपर है, ये दोनों तरफ अंडारू हो गया, और यहाँ पे योनि तो यहाँ नीचे है, तो बीच में जो थोड़ा सा लाइन बचा यही होती है ग्रीवा या फिर सर्विक्स होती है। ठीक, तो जो ग्रीवा या सर्विक्स है, इसको आंतरिक ओएस और बाहरी ओएस दो भाग में है, क्योंकि अंदर वाला ये जो भाग है वो आंतरिक ओएस और जो बाहर वाला है वो बाहरी ओएस होता है। और ये रहा योनि, या फिर इसके बाहर जो योनि के बाहर वाला है वो उसको बोला गया है यहाँ पे लेबियम माइनस, इसको बोला गया है लेबियम माइनस। ठीक, तो जो अंडाशय है, जिस तरह से शुक्राशय था तो वैसे अंडाशय 2 होता है, और यह पेरिटोनियम झिल्ली में उधर से सटा होता है। और अंडाशय का जो बाह्य स्तर होती है, जो बाहरी भाग होती है अंडाशय का, वो एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और इस एपिथेलियम को बोला जाता है जनन एपिथेलियम। ठीक, जो बाहरी भाग होता है, बाह्य स्तर होता है, एपिथेलियम का बना होता है, और उसको बोला जाता है जनन एपिथेलियम। अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है वो तंतुओं एवं संयोजी ऊतकों का बना होता है। अंडाशय का जो आंतरिक भाग है वो तंतु का बना होता है, इसके अलावा संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, आंतरिक भाग जो तंतु और संयोजी ऊतक का बना होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु पैदा करना। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु ओवम को पैदा करना। अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो कि यौन आचरण को बढ़ावा देता है, प्रोजेस्टेरॉन जो कि दुग्ध उत्पादन को मतलब कि दूध का स्रावण को बढ़ावा देता है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का स्राव होता है, जो कि ऋतुस्राव या फिर मेंस्ट्रुएशन जो होती है, माहवारी होती है जो महिलाओं को, उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है ये दोनों एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होते हैं दोनों हार्मोन। और रिलैक्सिन तो बच्चा के जन्म के समय स्रावित होता है। 3 हार्मोन है महिलाओं में। अंडवाहिनी है, सेकेंड है अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इसकी संख्या 2 होती है। अंडवाहिनी जो है इसकी संख्या 2 होती है क्योंकि दोनों साइड होती है, जैसे कि हम लोग फोटो में भी देखे हैं। यह पतली कुंडलित पेशीय नली होती है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है, गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती भी है। यह अपनी कसाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान भी करती है। गर्भाशय या फिर यूट्रस, तो जो गर्भाशय यूट्रस है यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो गर्भाशय यूट्रस है यह 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और फिर 2.5 सेंटीमीटर मोटा। तो यहाँ पे देखिए 2.5 का डिफरेंस है, 7.5 बस याद रख लेना है। तो इतना लंबा, तब उसमें से 2.5 घटाएंगे 5 चौड़ा, फिर 2.5 घटाएंगे 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसका वजन गर्भाशय का होता है लगभग 3.5 ग्राम। गर्भाशय का वजन 3.5 ग्राम होता है तथा इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है? तो नाशपाती के जैसा होती है। और वहीं जो पुरुष का था शुक्राशय, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि थी जिसका आकार कैसा था? सुपारी के जैसा, उसका आकार था सुपारी जैसा। और गर्भाशय का आकार है नाशपाती जैसा। इसका जो कार्य होती है वह मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में होती है। तो जो गर्भाशय है यह क्या करता है? तो मासिक चक्र जो होता है उसको चलाता है और हार्मोन को बैलेंस करके रहता है। और चूंकि जो माहवारी कैसे होती है, तो इसका यह निषेचन के बाद जो होता है ना, जो भ्रूण बनता है उसको आश्रय प्रदान करता है और पोषण सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो चूंकि माहवारी जब देखिए अंडाशय से अंडाणु निकलता है, मतलब यहाँ पे अंडाशय ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे ऐसे गर्भाशय है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अंडाशय से अंडाणु निकला, फैलोपियन ट्यूब ला करके इसको गर्भाशय में भेजेगा। तो चूंकि ये हर महीने क्या करती है कि बच्चा आने के लिए
या फिर भ्रूण आने का वेट करती है। तो इसके लिए इसके चारों तरफ दीवारों पे पूरा उसका पोषण के लिए जुगाड़ लगाती है, जैसे कि जितने भी पोषण पौष्टिक चीजें हैं, इसके केस में तो वही थक्का वगैरह, ब्लड उलड का क्लोटिंग जैसा रहता है, कुछ रहता है ब्लड वगैरह, कुछ मांस वगैरह, ये चारों तरफ एक दीवार बनाती है, पतला सा दीवार बनाती है। और उसी दीवार के थ्रू क्या होता है कि जो भ्रूण आता है उसका पोषण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर महीने बनाती है। लेकिन जब यहाँ पे अंडाशय से अंडाणु आता है लेकिन उसका भ्रूण निषेचन नहीं होता है, अर्थात कि वो शुक्राणु से मिलता नहीं है, तो क्या होती है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और ये सब नष्ट होकर के अंडाणु और उसके साथ में जितने भी वाल बने हुए हैं पोषण के लिए, सारे निकल जाते हैं योनि के माध्यम से बाहर, हर मंथ निकल जाते हैं। ठीक, और वही है बस। योनि 4 नंबर पे है योनि। तो इसके बारे में वजाइना, यह एक नली की समान रचना होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। तो यह नली की जैसा होती है और यह बाहर से तल तक गर्भाशय तक फैली रहती है। ये मतलब डायरेक्ट बाहर से लेकर अंदर तक कनेक्टेड होती है। योनि की जो दीवार होती है उस पे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसका नाम है वल्बोरिथ्रल ग्लैंड। योनि की जो दीवार है ना उस पे पाई जाती है कि ग्लैंड, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, वल्बोरिथ्रल ग्लैंड। ठीक, और जिससे क्या होता है, एक चिपचिपा लिक्विड निकलती है। योनि में एक चिपचिपा लिक्विड निकलती रहती है, तो वो इसी ग्लैंड के वजह से निकलती है। चिपचिपा जो द्रव निकलती है ना वो वल्बोरिथ्रल ग्लैंड की वजह से ही निकलती है, अदरवाइज वो भी ड्राई रहता। यह द्रव जो होती है संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। जो वल्बोरिथ्रल ग्लैंड होती है उससे जो चिपचिपा द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो संभोग करने के दौरान योनि को ये चिकना बनाता है। योनि एक सीरा जो होती है वो मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। तो योनि का एक सीरा जो होती है बहुत छोटा सा छिद्र होती है जो कि बाहर निकलती है। वहीं बोल रहा है कि मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर निकलती है क्योंकि उसी छिद्र से बाहर जनन होता है बच्चे का। तथा जो दूसरा सीरा होती है, क्योंकि यह नली होती है, एक पतली सी नली है, बाहर भी खुल रही है और एक अंदर भी खुल रही है जो कि गर्भाशय तक जा रही है। तो जो इसका पीछे का दूसरा सिरा होता है सीधे गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे गर्भाशय है, उसके बीच में जो भाग रहता है ना गर्भाशय और योनि के बीच में, इसी को बोला गया है ग्रीवा। तो ग्रीवा या ग्रीवा बोला गया है। तो ये योनि का बाहर वाला हिस्सा बाहर खुलेगी, अंदर वाला हिस्सा ग्रीवा से मिलेगी, और फिर ग्रीवा के बाद यहाँ पे जाके होती है क्या, तो गर्भाशय होती है। और इसी ग्रीवा में बच्चा जन्म के समय रिलैक्सन होता है और ये खुलता है द्वार। मुख्यतः यही ग्रीवा जो होती है ना यही खोल के बच्चे को जन्म देता है। तो गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। और जो योनि होती है मूत्र वाहिनी के द्वार होती है, उसके ऊपर एक छोटा सा मटर के जैसे दाने जैसा उभार होता है। जो योनि होती है, जैसे कि जो भी हो योनि का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर में उभार रहता है, यहाँ पे छोटा सा एकदम एक छोटा सा बिंदी जैसा रहता है, उसको बोला जाता है भग शिश्निका। बाहर से भी दिखता है तो उसको बोला जाता है भग शिश्निका या फिर क्लिटोरिस। इसको भग शिश्निका या फिर क्लिटोरिस कहते हैं। और यह जो छोटा सा निकला होता है ना दाने के जैसा, यह बहुत ज्यादा उत्तेजक होता है, और मतलब यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग है। और योनि के द्वारा ही शुक्राणु जो होता है अंड वाहिनी तक, मतलब ये जो बाहर नली है इसी के माध्यम से ये धीरे धीरे चल जाता है गर्भाशय के अंदर तक, और इस प्रकार से निषेचन होती है। अब ऋतुस्राव चक्र क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, तो यह है जो ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। गर्भावस्था को छोड़ करके, अगर गर्भावस्था नहीं होता है उस केस में ऋतुस्राव होती है, क्योंकि जब गर्भावस्था हो जाती है, धारण कर लेती है, निषेचित हो जाता है अंडाणु, तो उस केस में जो होती है ये ऋतुस्राव या फिर माहवारी नहीं होती है। तो गर्भावस्था को छोड़ के वही बोल रहा है प्रति 26 से 28 दिनों में जो होती है वो गर्भाशय से ब्लड का स्राव होने लगता है, और इसी स्राव को ही मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है, या फिर ऋतुस्राव चक्र, 3 नाम में जो कहना है, और इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन। ऋतुस्राव जो है उसके प्रारंभ होने के, अब ऋतुस्राव 1 तारीख को मान लीजिए किसी मंथ में 1 तारीख को प्रारंभ हो गया, तो उसके 14 दिन बाद अर्थात कि 14वां दिन क्या होगा, तो कुछ उसमें से अंडा निकलेगा। अंडाशय से 14वें दिन अंडा निकलेगा। ठीक, अंडाशय से 14वें दिन अंडा निकलेगा, और अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु जो है वो अंड वाहिनी में पहुंच जाता है।
तो चूंकि वो 14वां दिन निकलेगा, अभी निकलने के बाद वो गर्भाशय तक जो अंडवाहिनी है उसमें पहुंचने में उसको 15 से 19वें दिन तक वो रहता है निकल के, ठीक। 15 से 19वें दिन तक, अर्थात कि कितना दिन हो गया, 4 दिन हो सकता है मैक्सिमम, या 2-3 दिन, ठीक। तो अंडाणु अंडवाहिनी पहुंच जाता है और 15 से 19 दिन तक वहां पे रहता है। इसी बीच में संभोग करने पर स्त्रियों के गर्भवती होने की संभावना होती है, अर्थात जैसे 1 तारीख को मासिक धर्म होगा, उसके 14 दिन से लेकर के 15 या फिर 19 तारीख तक, 14, 15, 19 तारीख तक क्या होती है कि निषेचन होने की, बच्चे गर्भवती होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मानव प्रजनन की क्रिया विधि क्या है? अब ये तो हो गया है सब जो भी दोनों के जननांग थे, अब उनके बारे में कि ये एक्चुअली होती कैसी है, ये प्रजनन होता कैसा है। तो मानव में प्रजनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला में क्या होता है स्टेज में कि फर्स्ट स्टेज में क्या होती है कि युग्मक जनन होती है। फर्स्ट स्टेज में युग्मक जनन होगी, सेकेंड में निषेचन होगा, और तीसरे में जाके धीरे धीरे वो भ्रूण बन जाता है और बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो दोनों मिलता है तो युग्मक होगा मतलब 2 को मिलेगा तो 2 लोग मिलके युग्म बनाते हैं ना, तो युग्मक होगा। उसके बाद वो दोनों मिल के अब कुछ उसमें मतलब कि वो होगा, फर्टिलाइज होगा, तो इसलिए उसको निषेचन बोला गया। जब पूरा तरह से फर्टिलाइज हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा, अर्थात कि बच्चे का एकदम छोटा सा रूप हो जाएगा, तो वो हो जाता है भ्रूण। और अब उसके बाद वो चल जाता है गर्भाशय में, फिर जाके धीरे धीरे अब उसको दिया हुआ पढ़ते हैं। युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस क्या होती है? तो जब वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। वृषण और अंडाशय में जब दोनों का निर्माण होता है, दोनों में जब निर्माण होता है तो उसको युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है एवं अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। तो शुक्र जनन का इंग्लिश नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन का ओजेनेसिस, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्राणु बनता है, और फिर ओजेनेसिस में अंडाणु बनता है। इन दोनों का निर्माण जो होती है एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो दोनों का निर्माण होता है तो पहले से जो है ना कोशिका, उसका विभाजन के फलस्वरूप होता है, क्योंकि उसको बाहर निकलना होता है। तो पहले से जो ऑलरेडी है उसका विभाजन होगा, उसको कौन सा कोशिका का विभाजन होगा? तो एपिथेलियम कोशिका का विभाजन होगा। अब नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो अंड के मोचन का निरोध करती हैं। तो गर्भ निरोधक अगर कोई महिला गोली खा रही हैं तो उससे क्या होगा कि अंडाणु जो अंडा है वो नहीं निकलेगा, उसका मतलब रोकता है, उसके उत्पादन को ही रोकता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है? तो निषेचन होती है, यह अंडवाहिनी में होती है, अर्थात कि जब शुक्राणु महिला के फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी में पहुंचता है तो फिर ये दोनों मिल करके निषेचित हो जाते हैं, और जब निषेचित हो जाएंगे तो इनका भ्रूण बनेगा। तो निषेचन क्रिया के बाद जो होती है युग्मनज होती है, तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला बात ये है कि जब अपने जैसे कि अंडाणु में अंडाशय में अंडाणु बन रहा है, शुक्राशय में शुक्राणु बन रहा है, वृषण में शुक्राणु बन रहा है, इन दोनों के स्वयं में अर्धसूत्री विभाजित होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो दोनों मिलने के बाद समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे जब दोनों मिल जाएगा तो समसूत्री, जब तक नहीं मिला है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक, मतलब निषेचन हो गया, दोनों मिल गया, ठीक, शुक्राणु और अंडाणु, और दोनों के मिलने के बाद 10 सप्ताह तक अर्थात लगभग कितना 70 दिन, 70 डेज अर्थात 2 मंथ से मतलब 2 महीने से 10 दिन ज़्यादा, तो उतना दिन के बाद विकसित युग्मनज को भ्रूण का तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। तो ये लगभग 70 डेज तक वो निषेचित ही होते रहता है, उसका विकास होते रहता है, भ्रूण बनते रहता है, और फाइनली जब जाके
70 डे होता है ना, तब जाके वो भ्रूण बन जाता है, अर्थात एक शिशु बन जाता है। शिशु का एकदम ही छोटा रूप बन जाता है। इसीलिए जो गर्भपात होती है वो 70 डेज के अंदर ही कराना होता है। और उसके बाद भी लोग कराते हैं, लेकिन वो एक तरह से जीव हत्या होती है। लेकिन इसके अंदर कराने पर वो सिर्फ निषेचित रहता है, वो भ्रूण नहीं बना होता है, एक जीव नहीं बना होता है। तथा युग्मनज में होने वाले जो भी परिवर्तन होगा उसको भ्रूणीय विकास कहते हैं। जो भ्रूण होता है उसमें अगर जब तक मतलब जो निषेचन है, निषेचित जो है अंडा है, तो निषेचित अंडा में 5वें सप्ताह तक, अर्थात कि भ्रूण में 5वें सप्ताह 35 दिन, 1 मंथ से ज्यादा, मतलब 35 दिन के आसपास, 1 मंथ के आसपास तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। पूर्णतया निर्माण होने में 70 दिन लगता है, लेकिन मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है 35 दिन, उसमें 3 चीज बन जाती हैं। उसमें से क्या होता है, तो पहला होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म का होता है, दूसरा होता है मीजोडर्म और तीसरा होता है एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण पहले मंथ में हो जाती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। इसके बाद इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होने लगता है। अभी 3 को बन जाएगा, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। उसके बाद अब हमारे शरीर के अंग बनने लगते हैं। 7वां भ्रूण और 9वां सप्ताह के मध्य ताकि क्या होती है, हाथ बन जाएगा, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र सब बन जाता है, मतलब लगभग चीजें। फिर जब तीसरा माह में भ्रूण पहुंचता है तब जाके कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, एक तरह से पूरा शरीर का ढांचा बनता है। तो कितना ये ना यूनिक है, मतलब बच्चा का निर्माण होना बहुत ज्यादा, जितने भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है बाहर, वो सबसे ज्यादा जटिल और मतलब यूनिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी है और अच्छा है। जब तीसरे माह में भ्रूण बन जाता है, मतलब तीसरे माह में भ्रूण का फाइनली जाकर के कंकाल तंत्र बन जाता है। कंकाल तंत्र अर्थात कि जो हड्डियां होती हैं, ठीक, जैसे कि रीढ़ की हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां हैं जिनकी वजह से क्या होगा कि एक पूरी तरह बच्चा वो दिखने लगेगा। तो वो जो होता है कब, तीसरे माह में होता है। चौथे माह में सिर बन जाएगा एवं शरीर पे रोएं आ जाएंगे। चौथे माह में सिर बनता है, चौथे माह में सिर, कितना अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में ना। चौथे माह में सिर बन जाएगा और शरीर पर रोमा आ जाएगा। 5वें माह में आहार नल बन जाएगा, रुधिर बन जाएगी, अस्थि मज्जा बन जाएगा। और 6ठे माह में जो भ्रूण होता है वो जाकर छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है, अर्थात कि 6ठे महीना में ही बच्चा एक छोटा सा शिशु जाके फाइनली वो बन, जो 6ठे महीना में जो है ना बच्चा है वो शिशु बन जाता है एक छोटा सा। अब जो 9 महीने लगता है, 2-3 महीना वो परिपक्व होगा। 7वें माह तक जो होता है शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। 6ठे महीना में बन गया, 7वें महीना में उसके अंग कार्य करने लगे। 8वें माह में उससे वसा का जमाव होने लगता है, अर्थात उसके शरीर पे जो फैट है वो होने लगता है, आने लगते हैं शरीर पे। जो सिर्फ कंकाल था उसका बना हुआ, वो अब उसके शरीर पे फैट आने लगते हैं। जबकि 9वें माह में वह जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह से वो बन गया। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, 7 महीने के बच्चे 8 महीने के निकल जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। उनपे ये सब चीजें जैसे होता है कि फैट वगैरह नहीं होता है, तो उनको शीशे में रखा जाता है। भ्रूण का पोषण जो होती है वो जरायु या कोरियन एमनियान के माध्यम एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होती है। क्वेश्चन प्लेसेंटा से पूछा है, तो जो उसमें भ्रूण रहता है, बच्चा रहता है जो गर्भाशय में, उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, उसको पोषण चाहिए। तो वो पोषण कहाँ से मिलती है, तो जरायु या एमनियान एवं अपरा प्लेसेंटा से मिलती है, जो कि वहीं बाद में बच्चा होने के बाद निकल के गिरता है, जो कि गर्भाशय के चारों तरफ बना हुआ रहता है। और फर्स्ट मंथ में जब हमारी आती है तो उस समय भी वहीं छोटा मोटा बना होता है, थोड़ा बहुत तो निकलता है। तो जरायु कोरियन एमनियान एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में जो गर्भाधान काल है, मतलब गर्भ धारण करने की जो अवधि है वो 280 दिनों का होता है। तो मनुष्य का जो है गर्भाधान काल 280 दिनों का है, क्योंकि 9 मंथ का होता है तो 270 दिन होगा, 10 दिन और, तो मैक्सिमम 280 दिन, ठीक। इसके बाद प्रसव द्वारा शिशु बाहर आ जाता है, इसका काम खत्म, बच्चा हो गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसमें है पहला यौनारंभ या फिर प्यूबर्टी। तो मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ होती है तो
वह समय यौनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्यतया 12 से 16 वर्ष की जब लड़की होती है, तो जब फीमेल 12 से 16 वर्ष की होती है तो उस उम्र में उसका प्यूबर्टी आरंभ हो जाती है, जबकि 40 से 50 वर्ष होते होते आयु में वह समाप्त हो जाती है। पुरुषों में भी यौनारंभ जो होती है वो प्रायः 12 से 16 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता घटती जाती है। पुरुषों की जनन क्षमता समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उनके शुक्राणु उतने मजबूत नहीं रह जाते हैं जितने कि बीच वाला पीरियड या स्टार्टिंग वाले समय में होते हैं। ठीक, तो गौण लैंगिक लक्षण क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। गौण लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो यौनारंभ के समय जब मनुष्य होता है उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यौनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मादा को नर से विभेदित कर देता है और उसके पहले मादा नर लगभग समान दिखते हैं। इन लक्षणों को ही गौण लैंगिक लक्षण या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। थर्ड है मेनार्की। तो मेनार्की क्या है? तो लड़कियों में जब मासिक चक्र का पहली बार प्रारंभ होता है तो उस पहली बार जो मासिक धर्म उसको होता है उसको मेनार्की कहा जाता है। पहला बार मेंस्ट्रुएशन होना मेनार्की। ठीक, अब रजोनिवृत्ति क्या है? मेनोपॉज क्या है? तो जब पॉज से मतलब रोक देना है, कोई भी हम वीडियो चला रहे हैं उसको पॉज कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, तब मेनार्की हो गया। अब इसको पॉज करना है, तब इसको मेनोपॉज कर देना है। तो जब 40 से 50 वर्ष की महिला हो जाती हैं तो वो बंद हो जाती है और इसको ही रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय निकलता है वहीं अंडोत्सर्ग है। ठीक है, जरायु क्या है? कोरिन क्या है? तो यह गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जो जरायु कहते हैं और यही पोषण देती है भ्रूण को। अंकुर या बीली क्या है? तो यह जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें अंकुर कहते हैं। ये सब गर्भाशय में होता है। ये मान लीजिए कि गर्भाशय, इसके अंदर बन गया जरायु। अब जरायु में से उंगली जैसे ऐसे निकल गया कुछ कुछ चीजें, तो इसको बोला जाएगा वीली। ठीक, और ये वीली क्या होगी? तो वही बच्चा को पोषण वगैरह देने का ये काम, उसको जकड़ के रखने का कार्य करती है। अपरा क्या होती है? प्लेसेंटा। तो जब ये अंकुर ये निकल गया, ठीक, और गर्भाशय की कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र और गर्भाशय की ये जो कोशिकीय परत है उसके दोनों के बीच के संपर्क क्षेत्र को बोला जाता है अपरा, प्लेसेंटा। अर्थात ओवरऑल संरचना को अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को पोषण किससे मिलती है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से। अब नाभि रज्जु क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? तो जब गर्भ जो होती है अपरा से, प्लेसेंटा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है, क्योंकि वही डोरी तो बच्चे को पोषण देती है। ये जो मजबूत डोरी होती है ना, इसी ही नाभि रज्जु कहा जाता है। हम लोग बोलते भी हैं नाभि अपना, तो नाभि से एक पतला सा डोरी रहता है जब पेट में रहते हैं बच्चे माँ के, तो उसी जो डोरी है ना उसको नाभि रज्जु कहते हैं। और यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है और यह पोषण देने का भी बच्चे को कार्य करता है। युग्मनज क्या है? जाइगोट क्या है? तो जब निषेचित अंडाणु जो होते हैं वो युग्मनज कहलाते हैं। युग्मनज अर्थात कि जब शुक्राणु अंडाणु मिल गए तो वो युग्मनज कहलाएंगे। जाइगोट। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि कृत्रिम तरीके से वीर्य को देना। तो जब शुक्राणु मादा की योनि वेजाइना में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। कि वेजाइना में जरूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, कृत्रिम तरीके से भी दिए जा सकते हैं और दिए ही जाते हैं। पशुओं में तो अभी तक दिए ही जाते हैं। आंतरिक निषेचन क्या है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार की क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो अंदर में निषेचन होगा तो आंतरिक। बाह्य निषेचन भी होता है, इसलिए आंतरिक दिया है। बाह्य निषेचन तब होता है जब जैसे कि आजकल लैब में बच्चे बन रहे हैं, तो लैब में बनेंगे कि अंडाणु निकाल आए या कहीं से ले आए, कहीं से शुक्राणु लाए, दोनों को मर्ज उर्ज करके एकदम शीशे में पैक करके बच्चा बना रहे हैं, तो वो हो जाएगी बाह्य। लेकिन अब मादा जो है उसके अंदर हो रहा है तो इंटरनल।
वीर्यसेचन क्या है, तो जब मैथुन होता है उसके समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। अर्थात कि जो वीर्य है उसको मादा की योनि तक पहुंचाना, वहां तक ले जाकर जमा करना ही वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है हम लोग का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।